तो अब हम जो नॉन रेडिएटिव डिके है या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है वो स्टडी करेंगे ड्यू टू कोलिनल डीएक्टिवेशन। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन जो है वो होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी ट्रांजिशन है या डीएक्टिवेशन है वो कोलिजन्स की वजह से होती है। तो अगर हमारा जो मीडियम है वो गैस है या लिक्विड है तो फिर जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो रिलीज होती है एज एक्सिटेशन और डी एक्सिटेशन या फिर इन फॉर्म ऑफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी उन स्पीशीज की सूरत में जो आपस में कोलाइड कर रही होती है। यानी कि उनकी या तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है और या फिर जो है वो एक्साइट हो जाती है, यानी उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। या फिर वो जो एनर्जी होती है वो जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं उसको जो है वो सप्लाई होती है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो जैसे भी हमने प्रीवियसली डेफिनेशन के अंदर देखा था कि उसमें जो एनर्जी होती है वो जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं हमारी उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ फोनॉन्स देखते हैं एनर्जी ट्रांसफर की सूरत में, तो उनको एनर्जी जो है ये ट्रांसफर होती है या फिर वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम इसको दो स्पीशीज की सूरत में देखें तो फर्स्ट कर लें, हमारे पास दो स्पीशीज हैं। एक जो स्पीशी है वो हमारे पास ए है और एक जो है वो स्पीशीज जो है वो बी स्टार है। तो सिंपल ए हमें ये बता रहा है कि ये वाली जो स्पीशीज है ये हमारी ग्राउंड स्टेट में है और ये जो हमारी स्टार्ड स्पीशीज है बी स्टार, तो इसकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा है। तो जब ये स्पीशीज आपस में कोलाइड करती हैं तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास बी स्टार प्लस ए, मतलब ये बता रहा है कि दोनों स्पीशीज जो है आपस में जो है वो कोलाइड कर रही हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि इसके पास जो इजाफी एनर्जी है वो जो ए है उसको ये सप्लाई कर देता है, जिससे ए की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर उसकी जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो है वो इजाफा हो जाता है। तो डेल ई जो है ये हमारी प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज बिटवीन द टू स्पीशीज ई बी माइनस ई ए। तो एनर्जी ट्रांसफर्स के हिसाब से क्योंकि हमने देखा है कि जो एनर्जी ट्रांसफर है वो दो तरह से हो रहा है, या तो स्पीशीज की इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज कर रही है या फिर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। तो इसकी बुनियाद पे हम जो हमारा कोलिजन है, कोलिजनल डीएक्टिवेशन है, उसको हम दो जो है वो टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसको हम फिर अब देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम नाम देते हैं कोलिजन ऑफ फर्स्ट काइंड। उसमें क्या होता है कि हमारी जो दोनों स्पीशीज हैं ए और बी जो आपस में कोलाइड कर रही हैं, दोनों अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट के अंदर जो होती हैं। तो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलिजन से हमें पता है, बड़ा हमने पढ़ा हुआ है कि जब स्पीशीज आपस में कोलाइड करें तो एक जो है दूसरी को अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है। तो वो एनर्जी जो है वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो वो हो सकती है। तो उसमें अब ये हुआ है कि जो स्पीशी ए है उसने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट था दैट वाज इक्वल टू डेल ई, वो उसने स्पीशीज बी को जो है वो ट्रांसफर किया है, जिससे जो स्पीशीज बी है वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो चली गई है, उसकी एनर्जी जो है वो नॉर्मल स्टेट से जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे इसको मेंशन भी किया गया है कि बी इज एक्साइटेड एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डेल ई, दैट वाज द डिफरेंस ऑफ दिस। तो इसको हम जो है वो थर्मल एक्टिवेशन का नाम जो है वो भी देखते हैं। तब हम बात करते हैं कोलिजन ऑफ सेकंड काइंड की। लेकिन फर्स्ट में आप इस बात को ध्यान में रखें तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तब्दील होती है इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सेकंड स्पीशीज, जो कि अपनी एक्साइटेड स्टेट में जो है वो जाता है। तब हम बात करते हैं कोलिजन ऑफ सेकंड काइंड की, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। तो कोलिजन ऑफ सेकंड काइंड में जो इंटरनल एनर्जी होती है या तो वो दूसरी स्पीशीज की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है या फिर उस दूसरी स्पीशीज की इंटरनल एनर्जी के अंदर ही कन्वर्ट होती है। तो कोलिजन ऑफ फर्स्ट काइंड में ये था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में या फिर जो है वो इंटरनल एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है।
तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को जो है वो इन द फॉर्म इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो स्पीशीज बी है, इसकी जो एनर्जी है वो नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा है, यानी बी स्टार्ट है। और जो हमारी स्पीशीज ए है वो जो है वो नॉर्मल स्टेट में है, यानी ग्राउंड स्टेट में है। तो जब स्पीशीज जो एक्साइटेड स्पीशी है वो कोलाइड करती है हमारे ए के साथ, तो ए एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता, बल्कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज जो है वो कर जाती है। तो ये वो एग्जांपल है जिसमें इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में, दूसरी स्पीसीज की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। और जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो उसमें क्या है कि वही स्पीशी है और ये ग्राउंड स्टेट में है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इसने इसको कोलाइड किया इसके साथ, तो हमारी जो सेकंड स्पीशीज है उसकी इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा हुआ है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में गई है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हुई है। तो इसमें डेल ई का वही मीनिंग है जो हम पहले जो है वो बयान कर चुके हैं। तो इस चीज़ को हम एक डायग्राम के सूरत में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि जो हमारी स्पीशीज बी है वो एक्साइटेड स्टेट में है, और जो हमारी स्पीशीज ए है वो हमारी ग्राउंड स्टेट में है। और इनकी जो अपर स्टेट्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ये है। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगी तो हमारी जो स्पीशीज बी है, अभी हमने वो प्रीवियसली देखा था कि वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाती है, तो वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ गई। और जो हमारी स्पीशीज ए है वो एक्साइटेड स्टेट में चली गई। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें जो इसने एनर्जी ट्रांसफर की है बी ने, इसने दो काम किए हैं। एक तो उसने जो हमारे स्पीशीज ए है उसको एक्साइट किया है, और दूसरा ये उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफे का सबब बना है। तो ये जो प्रोसेस है उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हमारी जो डेल ई है जो कि बन जाती है काइनेटिक एनर्जी, वो स्मॉलर देन होती है के टी से। और के टी को हम पता है कि ये थर्मल एनर्जी होती है एट रूम टेम्परेचर। तो इसलिए इसको जो है वो हम चूँकि ये कम्प्लीटली इसके इक्वल नहीं है, स्मॉलर दैन के टी होती है, इसलिए हम इसको नियर रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर जो है वो कहते हैं। तो अगर हमारा ये वाला जो हिस्सा है डेल ई का वो ज़ीरो होगी, सारी की सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल हो जाए, तो फिर हम इसको जो है वो एग्जैक्ट रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर का नाम देते हैं। अब चूंकि हमें जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस है जिसको हम पढ़ चुके हैं कि हर जो प्रोसेस होता है उसका एक रिवर्स प्रोसेस लाजमी होता है। तो अब हम इस प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस के लिहाज से जो भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस इस इक्वेशन के हिसाब से। जो प्रीवियसली अभी आपने इक्वेशन देखी है उसमें ये था कि हमारी जो स्पीशीज बी है वो एक्साइटेड स्टेट में है, और उसकी जो एनर्जी स्टेट है वो भी जो हमारी ए स्पीशीज है उसकी एनर्जी स्टेट से ज़्यादा है। तो अब जो है वो हम इस इक्वेशन का जो इस मैकेनिज्म का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको देखने जा रहे हैं। यानी जो हमारी ए स्पीशी है जिसके जो अपर स्टेट है वो सेकंड स्पीशीज की एक्साइटेड स्टेट से लो है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसको जो है वो एक्साइट जो है वो करेगी। तो ये कैसे मुमकिन है? जो कि इस प्रोसेस का रिवर्स है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो डायग्राम को जो है वो देखेंगे। तो अब देखें कि जो हमारी स्पीशीज बी है वो ग्राउंड स्टेट में है, और इसका जो एक्साइटेड लेवल है वो ए के एक्साइटेड लेवल से इतना ऊपर है। तो अब इसको एक्साइट करने के लिए, ए स्टार को एक्साइट करने के लिए बी को जो एनर्जी इसके पास मौजूद है वो इतनी कम है। यानी इसके पास मैक्सिमम जो एनर्जी मौजूद है वो जितनी भी है वो इसको, अगर सिर्फ यही एनर्जी इस्तेमाल की जाए तो वो स्पीशीज बी को जो है वो एक्साइट नहीं कर सकती। तो अगर ये एक्साइट हो रही है तो फिर ये कैसे मुमकिन है, वो हम हमें ये वाली जो इक्वेशन है वो बता रही है कि अगर हमारी जो स्पीशीज ए है वो
हाई एनर्जी स्टेट में है और बी जिसका हायर एनर्जी स्टेट का जो लेवल है वो इसके एक्साइटेड लेवल से इतना ऊपर है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो पहला प्रोसेस था कि अगर बी ने ए को एक्साइट किया है तो ए भी बी को एक्साइट कर सकती है। तो ये कैसे मुमकिन है, उसको हमने यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है कि ए जो होगी वो एनर्जी को रिलीज करके अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगी, लेकिन ए को बी को एक्साइट करने के लिए इतनी इजाफी एनर्जी बी चाहिए, तो ये एनर्जी वो कहाँ से लेगी? तो ये वाली जो एनर्जी है वो अपनी जो इसकी इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बी को ट्रांसफर करेगी। यानी ये होगा कि जब हमारी स्पीशी ए जो है वो बी को एक्साइट कर देगी तो ए की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इतनी कमी वाक़या हो जाएगी, यानी इंटरनल एनर्जी अपनी उसको सप्लाई कर देगी और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से भी इतना पार्ट जो है वो बी को सप्लाई करेगी ताकि बी जो है वो एक्साइटेड लेवल में चला जाए। तो इसमें जो हमारा ये प्रोसेस है ये वाला, ये उस वक्त जो है वो नेग्लिजिबल होता है जब ए स्टार जो है उसका, यानी जो हमारी ऐसी स्पीशीज जिसका ग्राउंड एक्साइटेड लेवल जो है वो दूसरे एक्साइटेड लेवल से कम होता है, अगर उसका डिके रेट जो है वो बहुत फास्ट हो। लेकिन अगर इसका डिके रेट स्लो हो जाए, यानी हमारी जो ए स्टार स्पीशी है उसका जो एक्साइटेड लेवल है वो मेटास्टेबल स्टेट हो, जब मेटास्टेबल स्टेट होगी तो क्या होगा कि इसके जो एटम्स होंगे एक्साइटेड लेवल में वो ज़्यादा देर तक इस स्टेट में रहेंगे, तो जब वो इसके साथ कोलाइड करेंगे तो एनर्जी के ट्रांसफ़र, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसके ट्रांसफ़र होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो बी जिसका एनर्जी लेवल जो था वो एक एनर्जी लेवल जितना ऊपर था वो एक्साइट हो जाएगा। तो इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है ये आपने जब सेकेंड ईयर के अंदर हीलियम नियॉन लेज़र की बात की थी तो वहाँ पर आपने देखा था कि एक जो गैस है वो दूसरी गैस को एक्साइट करती है और दोनों जो है वो मेटास्टेबल स्टेट्स के अंदर होती हैं, लेकिन एक अपनी मेटास्टेबल स्टेट की वजह से दूसरी गैस को जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में लेके जाती है जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन वर्जन जो है वो होती है। यानी एक गैस इस प्रोसेस की वजह से दूसरी गैस को पंप करती है और उस से लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करने का सबब बनती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।